इस देश में एक वार छिड़ा हुआ है दोस्तों। वो वार वास्तव में है क्योंकि हमारी जो दूसरे तरफ के लोग हैं, जो आरएसएस और बीजेपी टाइप के लोग हैं, ये लगातार अपने मंसूबों में, अपनी नीतियों में और एकदम एक मदमस्त हाथी की तरह कि इनके सामने कोई बैरियर नहीं है, ये रौदते हुए इस देश के नौजवानों को, छात्रों के सपने को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब एमफिल खत्म किया गया था तो एक भ्रामक प्रचार हुआ था कि भाई लोग सीधे अब पीएचडी करेंगे। 1.5 साल का एमफिल फर्जी था, लेकिन मैं बता दूं कि पीएचडी से पहले एमफिल जो होता था उसमें लोग शोध की करने के तरीकों को जानते थे। यह भ्रामक प्रचार फैलाने के बाद भी उन्होंने एमफिल तो खत्म किया ही, एमफिल की सीटें खत्म की और एमफिल को खत्म किया, उसके बाद से इन्होंने पीएचडी की सीटें भी कम कर दी। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एनईपी लगातार लागू होते जा रहा है। सीयूईटी इस देश के आदिवासियों को, पिछड़ों को और माइनॉरिटीज को शिक्षा से बाहर करने का एक पूरे तरीके का प्लान है। दोस्तों, मैं डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन डीएसयू दिल्ली से आप लोगों के सामने कुछ बिंदुओं पे बात रखूंगा। और मेरा नाम सुजीत है और मैं सेक्रेटरी हूँ डीएसयू का। दोस्तों, आप तमाम सारे लोग अलग अलग जगहों से आए। मैं डीएसयू की तरफ से आप तमाम सारे लोगों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, जो मैं आपका ध्यान मैं आकर्षित करने वाला हूँ, जो सीयूईटी अभी एग्ज़ाम करवाया गया है, एनईपी के ही अंडर जो सेंट्रलाइजेशन की एक प्रक्रिया है, जो कि सीयूईटी जिसमें तमाम सारे यूनिवर्सिटियों के अलग अलग एग्ज़ाम्स को एक साथ कंडक्ट करवाने की बात की गई। तो हम देखते हैं कि वो किस तरीके से जब उसके पहले बात किया गया और सरकार द्वारा या जो सरकारी तंत्र हैं या जो भी प्रोफेसर्स और मीडिया चैनल के माध्यम से ये हमको किस तरीके से भ्रम फैलाने का कोशिश किया गया कि सीयूईटी के द्वारा बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आएंगे और उसमें आपको एक फॉर्म भरने होंगे और उस एक फॉर्म के द्वारा आपको एक एंट्रेंस होगा और उस एंट्रेंस के द्वारा मेरिट तैयार होगी और उस मेरिट के आधार पे जहां भी आपका नंबर आएगा उस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, देखते हैं कि जब भी सीयूईटी का फॉर्म आता है तो उसमें मैं खुद ही अपने छोटे भाई का भरा था, अन्य भी लड़कों का मैं फॉर्म भरा था। उसमें ये होता है कि यदि आपको डीयू का भरना है और एक कोर्स का भरना है, यदि बीए ऑनर्स का भरना है तो उसमें आपसे 550 लिए जा रहे थे यदि आप जनरल और ओबीसी है। अगर आपको जेएनयू और जामिया का अप्लाई करना है तो इसी तरीके से 550 रुपये और लिए जा रहे थे। दोस्तों, तो इनका जो सीयूईटी का पूरा जो ये एक बात कह रहे थे कि हम एक फीस में आपका पूरा एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे, तो वो तो पूरी तरीके से फेक है। और दूसरी चीज कि जब सीयूईटी के एग्जाम में इतनी सारी भ्रांतियां थी कि बच्चों को क्लियर समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना होगा। दोस्तों, अलग अलग माध्यमों से जब सीयूईटी का एग्जाम डेट तय होता है तो उसमें 2 से 3 बार डेट चेंज होती है, डेट आगे बढ़ती है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम सेंटर पे जाते हैं और एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद ये पता चलता है कि उनका एग्जाम कैंसिल हो गया। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि अगर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से कोई बच्चा आ रहा है तो उसका सेंटर पड़ता है नोएडा में, यानी कि आप 1000 किलोमीटर दूर से आइए और उसके बाद आपका पता चले कि आपका सेंटर ही कैंसिल हो गया। तो दोस्तों, जिस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा और अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सेंटरों पे पता चल रहा है कि आधा एग्जाम देने के बाद से कंप्यूटर फेल है या तो सर्वर फेल है। तो हमने देखा कि जिस तरीके से पूरे तरीके की ये सीयूईटी की व्यवस्था है, जो इनका सेंट्रलाइजेशन है, उस सेंट्रलाइजेशन का किस तरीके से पूरे तरीके से छात्रों पे किस प्रकार का कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, अब हम इसमें आगे आते हैं। सेंट्रलाइजेशन के थ्रू जो एग्जाम होता है सीयूईटी का, अब इसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद से भी अभी देखिए कि किस प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय एक रूल निकालता है, अपने नोटिफिकेशन में वो मेंशन करता है आज से 10 दिन पहले कि सीयूईटी के अंदर वही उन्हीं बच्चों को और उन्हीं सब्जेक्ट को कंसीडर किया जाएगा जो सब्जेक्ट वो इंटर में लिए होंगे। यानी कि आप इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर लिए हैं और उसी में अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में एग्जाम देंगे सीयूईटी का, तभी आप डीयू के लिए एलिजिबल है। ये 10 दिन पहले का डीयू के वाइस चांसलर का ये फरमान आता है। ये लोग इंटरडिसिप्लिनरी की बात करते हैं कि आप कॉमर्स पढ़िए, आर्ट पढ़िए, सोशल साइंस पढ़िए, आप कहीं से
कहीं जा सकते हैं। लेकिन देखिए किस तरीके के ये रूल्स लाके, और जो गांव गिरान से आने वाले बच्चे हैं, जो आदिवासी दलित पिछड़े बच्चे हैं, कि जो कि अपने फर्स्ट जनरेशन के बच्चे हैं, उन बच्चों को इस शिक्षा से किस तरीके से बाहर करने का ये प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी बात, रिजल्ट आने के बाद से अलग अलग यूनिवर्सिटी फिर अपना पोर्टल खोलती है। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय का मैं बता दूं कि 250 रुपए है जनरल की फीस। जामिया का अगर आप फिर भरिएगा फॉर्म, यानी पहले आप 550 और 650 रुपए दे दिए हैं एक बार एंट्रेंस एग्जाम के लिए, दूसरा आपकी मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए जामिया 550 रुपया ले रही है। यही दिल्ली में अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, वो 450 रुपया ले रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय 250 रुपया ले रहा है। आप कितना पैसा लेंगे आखिर इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों और उन फर्स्ट जनरेशन के लोगों से? तो दोस्तों यह एक सवाल है कि किस तरीके से सीयूईटी इस देश के आदिवासियों को, पिछड़ों को और माइनॉरिटीज को शिक्षा से बाहर करने का एक पूरे तरीके का प्लान है। दोस्तों मैं आप लोगों का बिंदु आरक्षण की तरफ लेके जाना चाहता हूं। हमारी जो ये पॉइंट्स मिले हैं बोलने में, इसमें एक आरक्षण भी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय एक की देश का प्रोग्रेसिव तबका और विश्वविद्यालय माना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स में ओबीसी रिजर्वेशन नहीं लागू है। दिल्ली जैसी जगह में हॉस्टल्स में ओबीसी का रिजर्वेशन आज भी नहीं लागू है। मैं प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे पद ओबीसी एससी एसटी के दिल्ली विश्वविद्यालय में खाली है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो भाड़े के शिक्षक हैं, जो गेस्ट हैं, एडहॉक हैं, उनकी नौकरियों पे लगातार तलवार लटकी हुई है कि वो सुबह निकाल दिए जाएंगे या कल निकाल दिए जाएंगे। 5 मिनट की मीटिंग्स होती है वाइस चांसलर का या ऐसे संघी लोगों का, और उसके बाद से उनको निकाल दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं। और दूसरा बात है कि जो एमफिल अभी हटाया गया, AIFRT के थ्रू हम लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को एक ज्ञापन भी सौंपा था कि आपने एमफिल को यदि खत्म किया है तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो पीएचडी की सीटें हैं उन पीएचडी की सीटों को आप बढ़ाइए। मैं बता दूं कि जब एमफिल खत्म किया गया था तो एक भ्रामक प्रचार हुआ था कि भाई लोग सीधे अब पीएचडी करेंगे। 1.5 साल का एमफिल फर्जी था। लेकिन मैं बता दूं कि पीएचडी से पहले एमफिल जो होता था उसमें लोग शोध करने की तरीकों को जानते थे। यह भ्रामक प्रचार फैलाने के बाद भी उन्होंने एमफिल तो खत्म किया ही, एमफिल की सीटें खत्म की और एमफिल को खत्म किया, उसके बाद से इन्होंने पीएचडी की सीटें भी कम कर दी। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एनईपी लगातार लागू होते जा रहा है। मैं अभी सुन रहा था कुछ देर पहले प्रोफेसर हरगोपाल और तमाम सारे लोगों ने बात किया कि इस देश में एक वार छिड़ा हुआ है। दोस्तों वो वार वास्तव में है क्योंकि हमारी जो दूसरे तरफ के लोग हैं, जो आरएसएस और बीजेपी टाइप के लोग हैं, ये लगातार अपने मंसूबों में, अपनी नीतियों में और एकदम एक मदमस्त हाथी की तरह कि इनके सामने कोई बैरियर नहीं है, ये रौदते हुए इस देश के नौजवानों को, छात्रों के सपने को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों मैं इसमें एक और पॉइंट था जिसमें कि हम गरीब और मजदूर तबके, किसान पृष्ठभूमि के आने वाले बच्चों की बात हम इसमें पॉइंट्स है, मेरा उस पर कहना है कि दोस्तों हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आप देखिए दिल्ली में ही अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में कई कैटेगरी आता है, कई सेक्शन आता है। आप देखिए दिल्ली में कितना बड़ा हुजूम है। आप मुखर्जी नगर के आसपास वाला इलाका देख लीजिए, नेहरू विहार देख लीजिए, गांधी विहार देख लीजिए, यहाँ तक कि वजीराबाद जो यमुना नदी के किनारे तक में जाके बच्चे रहते हैं, रहने को मजबूर होते हैं, तैयारियां करते हैं 5-5 साल, 7-7 साल अपनी जवानियों को 20 से 25 और 30 साल की उम्र में वो अपने जवानी जो होता है, जो कि पूरा गोल्डन टाइम होता है, उस गोल्डन टाइम को एक 10 बाई 10 के कमरे में वही लुसेंट पढ़ते हुए, वही घटना चक्र पढ़ते हुए, वही इतिहास और वही पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हुए अपने दफन कर जाते हैं और बाद में उनको वही निराशा हाथ लगती है। क्योंकि दोस्तों हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सरकारी जो वैकेंसी जा रही हो, चाहे पीसीएस का हो या सिविल का हो या चाहे छोटी नौकरियों का है, एसएससी का हो या बैंक का हो या रेलवे का हो, तमाम सारे जगहों पे सरकारी तरीके से और बैकलॉग में पद भरे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सारे सवाल हैं हम लोगों के सामने और मैं डीएसयू के तरफ से जो सुझाव देना चाहता था AIFRT को, तो दोस्तों हम लोगों का यही सुझाव है कि हमें तत्काल फीस वृद्धि के सवाल पे एक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय का सत्यवती कॉलेज, जिसमें कि सत्यवती कॉलेज में 7,000 रुपए फीस थी, उस 7,000 रुपए फीस को 14,000 रुपए किया जाता है। आप देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक आंदोलन लगातार चल रहा है, वहां
किस प्रकार से जो 15,000 रुपये हॉस्टल की फीस थी, उस हॉस्टल की फीस को 45,000 रुपये कर दिया जाता है। मैं बता दूं कि मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक समय में छात्र हुआ करता था, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गंवई पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं। वहां पे पहले 924 रुपये BA की फीस हुआ करती थी। उस स्थिति में बच्चे आके पढ़ पाते थे। पटना हुआ, बनारस हुआ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हुआ, जो भी ये उत्तर प्रदेश और बिहार के विश्वविद्यालय हैं, इसमें वही बच्चे आके पढ़ पाते हैं जो गांव से हैं, जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है। वैसे विश्वविद्यालयों को इस सरकार द्वारा सीधे सीधे कुंद किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, जो मेरा अगला सुझाव है AI40 को, हमें एक सीखना चाहिए। हम अगर विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो हमें समाज के अलग अलग तबकों से भी सीखने की जरूरत है। जैसे हमने देखा ऐतिहासिक किसान आंदोलन को। दोस्तों, हमें ऐतिहासिक किसान आंदोलन से सीखने की जरूरत है, क्योंकि ऐतिहासिक किसान आंदोलन में अलग अलग विचारधाराओं के अलग अलग संगठन थे। उन्होंने अपनी सारी असहमतियों को पीछे छोड़ के सिर्फ इस बात पे फोकस किया कि 3 कृषि कानून को वापस कराना है। दोस्तों, हमें वहां से सीखते हुए हमें अपने अलग अलग मतभेदों को वापस पीछे रखना है, और हमारे सारे छात्र, स्टूडेंट हो या शिक्षक हो या कर्मचारी हो, सिर्फ हमारा पहला ये टारगेट होना चाहिए कि हमें किसी भी तरीके से NEP को रोकना है। हमारा दूसरा टारगेट, जो उसी का एक पहलू है, कि हमें फीस वृद्धि। तीसरा हमारा जो टारगेट होना चाहिए कि हम जो हमारे टीचरों को, अगर हमारा टीचर ही परमानेंट नहीं रहेगा, हमारा टीचर यदि भाड़े का शिक्षक हो जाएगा, तो आखिर वो कैसा विद्यार्थी पैदा करेगा? भाड़े के शिक्षक भाड़े के इन RSS और संघ के लठैतों के लिए ही पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, जो इनका विचार है कि अगर भाड़े का शिक्षक रहेगा तो उसके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि भाई हमें अपनी नौकरी बचाना है, न कि हमें एक क्रिटिकल एजुकेशन अपने बच्चों को देना है। तो दोस्तों, हमें ये भी इसके साथ साथ काम करना होगा। हम देखते हैं कि अभी 28 सितंबर था, भगत सिंह का जन्मदिन था। हमको लगता है कि 28 सितंबर बीत गया, 30 आज सितंबर है। हमें एक टारगेट रखना चाहिए 23 मार्च तक का, कि हम NEP पे अलग अलग जगहों पे जाके सबसे पहले जो भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने छात्रों को, अपने जो भी कैडर है, उनको वर्कशॉप के माध्यम से, उनको अन्य सभाओं के माध्यम से, उनको अलग अलग तरह से ये बताने का प्रयास करें कि NEP किस तरीके से आप हमारी शिक्षाओं को, हमारी सोच को, हमारी क्रिटिकल एनालिसिस को कुंद करने का काम कर रहा है। क्योंकि हम देखते हैं, जब किसान आंदोलन का भी हम अध्ययन करते हैं, तो इतने बड़े आंदोलन से पहले किसान आंदोलन, पंजाब के अलग अलग संगठन पंजाब के अलग अलग गांव में जाते हैं, वर्कशॉप करते हैं, और एक दरअसल माइंड सेटअप बनाते हैं कि किस तरीके से यह बिल गलत है। तो इसी तरीके से हमें अलग अलग अपने कैडरों को विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में और अलग अलग जगहों पे भी हमें जाना होगा, और NEP के खिलाफ, NEP की जो त्रुटियां है, NEP की जो जितनी भी गलतियां है, दरअसल पूरा NEP ही गलत है। हमें NEP के खिलाफ उनको बताना होगा और तैयार करना होगा। हमें एक टारगेट रख के चलना होगा, क्योंकि हमारा दुश्मन काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, हम यूनिवर्सिटी को ही टारगेट करते हुए, जो इनके वाइस चांसलर से लेके हम ये प्रयास करें कि MHRD मिनिस्ट्री और जो इनकी पॉलिसी है, जो कि वर्ल्ड बैंक से निर्धारित होती है, हम सारे को कंडेम करें। और उसके बाद से अगर हम लोग ये प्लान कर लेते हैं कि हमारे कैडर समझ जाते हैं, हमारी चीजों को समझ जाते हैं, हमारा विद्यार्थी समझ जाता है, हमारा क्लास में रहने वाला बच्चा समझ जाता है, तो हमें एक नेशनल लेवल पे कॉल देना चाहिए। और हमें ये लड़ाई बिना किसी समझौते के जुझारू तरीके से हमें लड़ना होगा, तभी हम जीत हासिल कर पाएंगे। वरना जितने भी लोग हम लोग हॉल में बैठे हुए हैं, शायद 5 साल बाद, 10 साल बाद हम लोग ना बैठ पाए। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार की यूनिवर्सिटियों में फीस बढ़ाई जा रही है, आप देख सकते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, वो चाहे जिंदल यूनिवर्सिटी हो, गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो, अमेठी यूनिवर्सिटी हो, आखिर उसमें कौन सेक्शन आके पड़ता है? दोस्तों, यहाँ पे संविधान की और लोकतांत्रिक चीजों की बड़ी बड़ी बातें इस देश में होती है, और मोदी जी कहते नहीं थकते हैं कि भाई हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन हम NEP पे बात आज कर रहे हैं। NEP को पास करवाने के लिए इन्होंने, जबकि वो समवर्ती सूची में शिक्षा आता है, इन्होंने किसी भी राज्य से सलाह नहीं लिया, किसी भी तरीके का डिबेट नहीं हुआ जिसपे कि विचार विमर्श हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो एक तानाशाह है, जो कि देश के सारे तबकों को कुचल रहा है, वो चाहे मजदूर तबका हो, चाहे किसान तबका हो, चाहे विद्यार्थी हो,
चाहे महिलाएं हैं, चाहे शिक्षक हैं, चाहे सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, तो हमें यूनाइट होना पड़ेगा, हमें सारे लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा। और हम तब इस तानाशाह को, तब इस हिटलरशाही जो फरमान वाले जो मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोग हैं, हम इनको अंबेडकर की सोच के साथ, भगत सिंह की सोच के साथ इनको यहीं पे हम पराजित करेंगे और हम एक नया समाज की स्थापना करेंगे। थैंक यू। इनकलाब जिंदाबाद।